नमस्कार। आज हम मगध के प्राचीन इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं नमस्कार। और हम खास तौर पे दो ऐसे राजवंशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार की। हाँ बिल्कुल, शिशुनाग और नंदवंश। सही। हमारे पास जो भी ऐतिहासिक स्रोत हैं, तथ्य हैं, वो इन राजवंशों के उत्थान, उनके प्रमुख शासकों और उनकी आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें, ये समझें कि कैसे मगध एक क्षेत्रीय ताकत से उभरकर एक बड़े साम्राज्य की दहलीज तक पहुंचा। बिल्कुल, मकसद यही है कि इन स्रोतों का सार निकाल कर ये समझा जाए कि शिशुनाग और नंदवंशों ने मगध को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया और भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की वो रूपरेखा कैसे तैयार हुई। सही। तो चलिए मगध के इस दिलचस्प दौर की पड़ताल शुरू करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं शिशुनाग वंश से। इनका शासनकाल मोटे तौर पर 413 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अच्छा, ये हर्यंक वंश के बाद मगध की गद्दी पर बैठने वाला चौथा राजवंश था। चौथा राजवंश। और इस वंश की नींव रखी शिशुनाग ने, हाँ, है ना, जिनका शासन करीब 413 से 395 ईसा पूर्व तक रहा। हाँ बिल्कुल। इनके बारे में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है अवंती और वत्स राज्यों का मगध में विलय। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मगध के विस्तार के लिए मतलब काफी अहम कदम रहे होंगे। बहुत अहम। देखिए, ये महज सीमा विस्तार नहीं था, ये एक रणनीतिक जीत थी। अवंती, जो आज के पश्चिमी मालवा इलाके में था, हाँ। वो उस समय मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था। अच्छा। तो उसे हराने का मतलब था कि पश्चिम की ओर मगध का रास्ता साफ हो गया और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। और वत्स? वत्स, जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र था, उसे मिलाने से गंगा घाटी के जो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे, उन पर मगध का नियंत्रण और मजबूत हो गया। यानी शिशुनाग ने न सिर्फ सीमाएं बढ़ाईं बल्कि मगध को रणनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित भी किया। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात है, कहते हैं शिशुनाग ने गिरिव्रज मतलब राजगृह के साथ साथ वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। हाँ, ये बात आती है। 2 राजधानियां, ये थोड़ा असामान्य सा लगता है। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? ये वाकई एक विचार करने वाला बिंदु है। 2 राजधानियां रखना शायद उस समय की प्रशासनिक और सामरिक जरूरतों को दिखाता होगा। कैसे? देखिए, राजगृह तो पुरानी, स्थापित और सुरक्षित राजधानी थी ही। वो प्रशासन के केंद्र के तौर पर काम करती रही होगी। ठीक है। वहीं वैशाली, वो गंगा के उत्तर में था, एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, खासकर वज्जी संघ के इलाके में। तो उसे दूसरी राजधानी बनाने से शायद उत्तरी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना आसान हुआ होगा। अच्छा। और जो नए जीते गए इलाके थे, उनको एकीकृत करना, व्यापार मार्गों पर पकड़ बनाए रखना, ये सब शायद आसान हुआ होगा। ये दिखाता है कि साम्राज्य विस्तार अपने साथ नई प्रशासनिक चुनौतियां भी लाता है। समझ गई। मतलब विस्तार के साथ साथ प्रशासन को भी उसके अनुकूल बनाना पड़ रहा था। बिल्कुल। शिशुनाग के बाद उनके बेटे कालाशोक आए, जिन्हें कुछ स्रोतों में काकवर्ण भी कहा गया है। हाँ, कालाशोक या काकवर्ण। इनका शासनकाल लगभग 395 से 377 ईसा पूर्व तक रहा। इनके दौर की सबसे बड़ी घटना कौन सी मानी जाती है? निस्संदेह कालाशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन था। दूसरी बौद्ध संगीति? अच्छा, ये संगीति क्या होती थी? मतलब संगीति मतलब बौद्ध भिक्षुओं की एक बड़ी सभा, एक तरह की कॉन्फ्रेंस समझ लीजिए। ठीक है। जिसमें वे बुद्ध की शिक्षाओं, सिद्धांतों और संघ के नियमों पर विचार विमर्श करते थे और उन्हें अंतिम रूप देते थे। अच्छा, तो ये एक तरह की धर्म संसद थी बौद्ध धर्म की? हाँ, कह सकते हैं। तो इस दूसरी संगीति का बौद्ध धर्म के इतिहास में क्या महत्व था? ये संगीति बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हुई। वो कैसे? इसी सभा में विनय मतलब जो अनुशासन के नियम थे भिक्षुओं के लिए, उनको लेकर गहरे मतभेद उभर कर सामने आए। अच्छा, मतभेद? हाँ, और ये मतभेद इतने बढ़ गए कि बौद्ध संघ स्पष्ट रूप से 2 प्रमुख शाखाओं में बढ़ गया। स्थिविरवाद, जिन्हें थेरावाद भी कहते हैं। हाँ, कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र बना दिया। ऐसा क्यों? वैशाली का प्रयोग सफल नहीं रहा? या पाटलिपुत्र की अहमियत फिर से बढ़ गई थी। देखिए, पाटलिपुत्र की जो भौगोलिक स्थिति थी वो अद्वितीय थी।
गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर। हाँ, ये तो है। तो ये इसे जलमार्गों के जरिए व्यापार और सेना की आवाजाही दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती थी। अच्छा। शायद कालाशोक को लगा होगा कि साम्राज्य अब इतना फैल गया है कि उसे एक ज्यादा केंद्रीय और सामरिक रूप से बेहतर जगह से संचालित करना जरूरी है। तो यह कदम राज्य को और स्थिरता देने और प्रशासन को और केंद्रीकृत करने की दिशा में एक सोचा समझा प्रयास लगता है। तो शिशुनाग वंश ने मगध का विस्तार किया, उसे स्थिरता देने की कोशिश की, लेकिन इस वंश का अंत कैसे हुआ? कालाशोक के बाद क्या हुआ? हाँ, कालाशोक के बाद कुछ उत्तराधिकारी हुए, जैसे क्षेमधर्मन, क्षत्रोजस, नंदीवर्धन। अच्छा। लेकिन इनके बारे में हमें ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि कालाशोक के बाद वंश की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और इस दौर का अंत काफी नाटकीय और हिंसक तरीके से हुआ। जो अंतिम शासक थे, जिनका नाम महानंदिन बताया जाता है। महानंदन। हाँ, कहते हैं उनकी हत्या उन्हीं के एक पुत्र महापद्मनंद ने कर दी। ओहो। और यहीं से मगध के इतिहास में एक नए और शायद और भी ज्यादा शक्तिशाली अध्याय की शुरुआत हुई। यहीं से शुरू होता है नंद वंश का दौर, लगभग 345 से 322 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल। और यहाँ कहानी वाकई एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि नंद वंश को अक्सर भारत में पहला वास्तविक साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा। नंद वंश मगध का 5वां शासक वंश था और इसके संस्थापक थे महापद्मनंद, जिनका शासनकाल लगभग 345 से 329 ईसा पूर्व तक माना जाता है। महापद्मनंद अत्यंत महत्वाकांक्षी, शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे। उन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजाओं में गिना जाता है। हाँ, और उन्होंने एक उपाधि धारण की थी जो बहुत कुछ कहती है, सर्वशत्रांतक। हाँ, सर्वशत्रांतक। इसका अर्थ है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये उपाधि सुनने में ही काफी क्रांतिकारी और चुनौतीपूर्ण लगती है। बिल्कुल। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ये क्या संकेत देती है? ये उपाधि कई गहरे संकेत देती है। पहली बात तो पुराणों और कुछ दूसरे स्रोतों में महापद्मनंद को शूद्र या मतलब निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि का बताया गया। अच्छा। तो ये उपाधि उनके द्वारा पारंपरिक क्षत्रिय शासक वर्ग को चुनौती देने और उन्हें पराजित कर सत्ता हासिल करने का एक स्पष्ट ऐलान है। ये दर्शाता है कि उस दौर में सामाजिक ढांचा बदल रहा था, जन्म आधारित श्रेष्ठता को चुनौती दी जा रही थी। हाँ। और व्यक्तिगत योग्यता, सैन्य शक्ति और महत्वाकांक्षा के बल पर कोई भी सत्ता के शिखर तक पहुंच सकता था। ये एक तरह से स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक भी था। ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक उलटफेर रहा होगा। मतलब शक्ति का केंद्र बदल रहा था। हाँ, बिल्कुल। महापद्मनंद ने साम्राज्य विस्तार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना? कलिंग विजय का खास तौर पर जिक्र आता है। हाँ, कलिंग, जो आधुनिक ओडिशा है, उस पर विजय महापद्मनंद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनी जाती है। बाद के एक शासक हुए कलिंग के, खारवेल, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख में एक नंद राजा द्वारा कलिंग में नहर खुदवाने का उल्लेख मिलता है। अच्छा, नहर। हाँ, और इसे आमतौर पर महापद्मनंद से ही जोड़ा जाता है। ये न केवल नंद साम्राज्य के पूर्व की ओर विस्तार को दिखाता है, हाँ, बल्कि ये भी संकेत देता है कि वो सिर्फ विजय ही नहीं करते थे, बल्कि जीते हुए प्रदेशों में सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे नहरें खुदवाना ये भी करवाते थे। दिलचस्प। हाँ, जो शायद प्रशासन को मजबूत करने का एक तरीका था। विजय के साथ साथ निर्माण कार्य भी, ये वाकई दिलचस्प है। और महापद्मनंद को भारत में केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये केंद्रीय शासन सुनने में तो प्रभावशाली लगता है, पर असल में जमीन पर इसका मतलब क्या था? ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था? केंद्रीय शासन पद्धति का मतलब है एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना जहां सत्ता का केंद्र राजा और उसकी राजधानी हो। ठीक है। और पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण वहीं से रखा जाए। इससे पहले के राज्यों में अक्सर क्या होता था कि स्थानीय सामंतों या कबाइली प्रमुखों का काफी प्रभाव होता था। महापद्मनंद ने संभवतः इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश की। उन्होंने शायद एक ज्यादा संगठित नौकरशाही बनाई होगी। ओके। पूरे साम्राज्य में एक समान कर प्रणाली लागू करने का प्रयास किया होगा, मानकीकृत वजन और माप की शुरुआत की होगी। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, एक विशाल और स्थायी सेना का गठन किया जिसे सीधे केंद्र से वेतन मिलता था। अच्छा, स्थायी सेना। हाँ, ये सब एक बड़े साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी था। सही बात है। और यही वो प्रशासनिक ढांचा था, वो ब्लूप्रिंट था जिस पर आगे चलकर मौर्यों ने एक और भी विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य का निर्माण किया। समझ गई।
तो महापद्मनंद ने न केवल भौगोलिक रूप से एक बड़ा साम्राज्य बनाया, बल्कि उसे चलाने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक मशीनरी की नींव भी रखी। बिल्कुल। उनके बाद नंद वंश का क्या हुआ? महापद्मनंद के बाद ऐसा माना जाता है कि उनके 8 पुत्रों ने शासन किया। 8 पुत्र? हाँ, इनमें अंतिम और सबसे प्रसिद्ध शासक थे धनानंद। धनानंद। इनका शासनकाल लगभग 329 से 322 ईसा पूर्व तक रहा। धनानंद, इनके समय तो दुनिया भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मतलब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण समकालीन घटना है। तो क्या इन दोनों का कोई आमना सामना हुआ, सिकंदर और धनानंद का? सीधा टकराव तो नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अच्छा। और व्यास नदी के पूर्व में ही नंद साम्राज्य का विशाल क्षेत्र था। लेकिन जो ग्रीक और रोमन इतिहासकार हैं, जैसे प्लूटार्क और कर्टियस रूफस, उन्होंने अपने विवरणों में नंद साम्राज्य की अपार सैन्य शक्ति का जिक्र किया है। और ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से सिकंदर की सेना का हौसला पस्त हो गया था आगे बढ़ने का। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। स्रोतों में धनानंद की सेना के जो आंकड़े मिलते हैं वो तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, क्या आंकड़े हैं? कहते हैं कि उनके पास 2 लाख पैदल सैनिक। 2 लाख? हाँ, 20,000 घुड़सवार, हाँ। 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। बाप रे। ये आंकड़े तो आज के समय में भी किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी सेना मानी जाएंगे। बिल्कुल। ये आंकड़े भले ही इनमें कुछ अतिशोक्ति हो, थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हो, फिर भी ये नंद साम्राज्य की जबरदस्त आर्थिक समृद्धि और सैन्य संगठन क्षमता को दर्शाते हैं। सही। सोचिए, इतनी बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखना, उन्हें नियमित वेतन देना, उनके लिए हथियार और रसद का इंतजाम करना। बिल्कुल नहीं। ये सब एक बहुत ही कुशल और मजबूत राजस्व प्रणाली के बिना संभव नहीं था। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि नंद साम्राज्य न केवल शक्तिशाली था, बल्कि काफी समृद्ध भी था। शायद यही वो अजेय छवि थी जिसने सिकंदर के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास दिखता है। एक तरफ इतनी विशाल सेना, इतनी ताकत, हाँ। और दूसरी तरफ धनानंद का पतन भी उतनी ही तेजी से हुआ। इतनी शक्ति के बावजूद धनानंद टिक क्यों नहीं पाए? क्या सेना ही सब कुछ नहीं होती? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक भी है। धनानंद के पतन की कहानी में सैन्य शक्ति के अलावा दूसरे कारक भी अहम हो जाते हैं। जैसे कथाओं और परंपराओं के अनुसार धनानंद एक अत्याचारी और लोभी शासक था, जिससे उसकी प्रजा नाखुश थी। अच्छा, प्रजा नाखुश थी। हाँ, लेकिन उसके पतन का जो तात्कालिक कारण बना, वो था आचार्य चाणक्य का अपमान। चाणक्य, ये नाम आते ही लगता है इतिहास का रुख बदल गया। हाँ, बिल्कुल। क्या हुआ था? क्या कहानी है? कहानी कुछ इस तरह है कि धनानंद ने किसी कारणवश भरी सभा में महान विद्वान और रणनीतिकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, हाँ, उनका अपमान कर दिया। इस अपमान से आहत होकर चाणक्य ने नंदों वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। ओहो, प्रतिज्ञा? हाँ, उन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक असाधारण प्रतिभा वाले युवक को खोजा, उसे प्रशिक्षित किया और उसकी मदद से नंदों के खिलाफ एक तरह का जन आंदोलन और विद्रोह खड़ा किया। अच्छा। और अंततः चाणक्य की कुशल रणनीति और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में धनानंद को पराजित कर दिया गया और मगध में नंद वंश का अंत हो गया। और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। बिल्कुल। ये तो वाकई इतिहास को बदलने वाली घटना थी। एक अपमान ने इतने बड़े साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया। निश्चित रूप से यह घटना दिखाती है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति ही काफी नहीं होती। शासक का व्यवहार, जनता का समर्थन, कुशल सलाहकारों का साथ और सही नेतृत्व, ये सब कारक मिलकर किसी साम्राज्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं। सही कहा। चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदय ये भी साबित करता है कि कैसे दृढ़ संकल्प, बेहतरीन रणनीति और सही अवसर का लाभ उठाकर इतिहास की धारा को मोड़ा जा सकता है। शिशुनाग और नंद, इन दोनों वंशों के योगदान को एक साथ रखकर समझें तो इन्होंने मिलकर मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल और स्थायी साम्राज्य के लिए मंच कैसे तैयार किया? देखिए, इसे एक क्रमिक विकास की तरह देखा जा सकता है, एक के बाद एक सीढ़ी की तरह। अच्छा। शिशुनाग वंश ने मगध का भौगोलिक आधार मजबूत किया, महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदियों को हराया, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने प्रशासन को स्थिर करने की दिशा में भी कदम उठाए, जैसे राजधानी का पाटलिपुत्र स्थानांतरण। ठीक है। नंद वंश ने इस नींव पर एक ज्यादा महत्वाकांक्षी इमारत खड़ी की। महापद्मनंद ने न केवल साम्राज्य को और फैलाया,
जैसे कलिंग तक, हाँ, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण, उन्होंने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की संरचना बनाई और एक विशाल प्रोफेशनल सेना का गठन किया। वो केंद्रीय प्रशासन और सेना। हाँ, ये दोनों चीजें, एक केंद्रीकृत प्रशासन और एक बड़ी सेना, किसी भी बड़े साम्राज्य के लिए अनिवार्य होती हैं। यानी ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये धीरे धीरे एक शक्तिशाली राज्य और फिर एक साम्राज्य बनाने की प्रक्रिया की कहानी है। बिल्कुल शिशुनागों ने जमीन तैयार की, नंदों ने उस पर निर्माण शुरू किया। बिल्कुल। और जब मौर्य आए, खासकर चंद्रगुप्त और चाणक्य, तो उन्हें नंदों से विरासत में एक बड़ा संगठित क्षेत्र मिला, एक स्थापित प्रशासनिक ढांचा मिला। हाँ। भले ही उसमें सुधार की गुंजाइश रही हो, और एक विशाल सेना का अनुभव मिला। सही। नंदों की व्यवस्था ने मौर्यों के लिए एक मॉडल का काम भी किया और एक चुनौती भी पेश की। उन्होंने नंदों की गलतियों से सीखा, जैसे कि शायद अत्यधिक कर लगाना या जनता से कट जाना, और उनकी अच्छाइयों को अपनाकर और बेहतर बनाकर एक कहीं अधिक स्थायी और प्रभावशाली साम्राज्य स्थापित किया। एक तरह से नंदों का पतन ही मौर्यों के उदय का कारण बना। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये राजवंश हमें इतिहास और राज्य निर्माण के बारे में क्या सिखाते हैं? ये हमें सिखाते हैं कि साम्राज्यों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सैन्य शक्ति, भौगोलिक विस्तार, प्रशासनिक नवाचार और यहाँ तक कि व्यक्तिगत कारक जैसे शासक का चरित्र या किसी सलाहकार की भूमिका, ये सभी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। सही बात है। शिशुनाग और नंद वंशों का अध्ययन हमें दिखाता है कि कैसे क्षेत्रीय शक्तियां उभरती हैं, कैसे प्रशासनिक सुधार राज्य को मजबूत करते हैं, कैसे आर्थिक समृद्धि सैन्य ताकत को आधार देती है, हाँ, और अंततः कैसे नेतृत्व, रणनीति और परिस्थितियों मिलकर इतिहास की दिशा तय करती हैं। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि शिशुनाग वंश ने अवंती और वत्स जैसे राज्यों को जीतकर मगध का विस्तार किया। कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई, जिसने बौद्ध धर्म को नई दिशा दी। बिल्कुल। फिर नंदवंश आया। महापद्म नंद ने सर्वक्षत्रियांतक जैसी उपाधि धारण कर सामाजिक और राजनीतिक यथास्थिति को चुनौती दी, साम्राज्य को कलिंग तक फैलाया और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय शासन की नींव रखी। एकदम सही। अंत में धनानंद की विशाल सेना और सिकंदर के आक्रमण के समकालीन होने के बावजूद उनका पतन चाणक्य के अपमान और चंद्रगुप्त मौर्य के उदय से हुआ, हाँ, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। एकदम सही सारांश। इन दो राजवंशों ने मिलकर मगध को उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से मौर्यों ने भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय लिखा। तो इस चर्चा के अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए कुछ विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इन स्रोतों के आधार पर यह सोचना दिलचस्प है कि महापद्मनंद द्वारा स्थापित की गई वो केंद्रीय प्रशासन की विरासत उसने बाद में आने वाले मौर्य साम्राज्य की शानदार सफलता में वास्तव में कितनी गहराई तक भूमिका निभाई होगी। ये अच्छा सवाल है। क्या वो महज एक शुरुआती ढांचा था जिसे मौर्यों ने लगभग पूरी तरह बदल दिया, या नंदों द्वारा रखी गई नींव वाकई बहुत मजबूत थी? और दूसरा सवाल, जैसा कि धनानंद के हश्र से उठता है, क्या किसी साम्राज्य को बनाए रखने के लिए केवल अपार सैन्य शक्ति ही पर्याप्त है, या प्रजा का विश्वास और कुशल न्यायपूर्ण शासन उससे भी ज्यादा जरूरी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल।